जब दिन गर्दिश के आते हैं हर शख्स बुराई देता है, और जब दिन अच्छे आते हैं तो हर शख्स बधाई देता है। आज मेरे साथ एक ऐसी ही बच्ची है, प्राची सोनी, जिनके कुछ समय तक दिन गर्दिश में चल रहे थे और आज दिन अच्छे आए हैं तो लोग बधाई दे रहे हैं। प्राची, माता पिता बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, ये मैं देख चुका हूँ। कैसा लगा आपको पास होने के बाद? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हर जगह से लोग प्राउड फील कर रहे थे। मेरे नाना नानी, मम्मी पापा, टीचर, सब लोग मुझे बधाइयाँ दे रहे थे, सबके कॉल्स आ रहे थे, तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। रात को 9 बजे जब मैं आपके पिताजी के पास फ़ोन कर रहा था तो पहले तो अंगेज जा रहा था, फिर अटेंड नहीं कर पा रहे थे, तो मैं समझ गया था उसी समय कि कहीं ना कहीं वो बिजी हैं बहुत ज़्यादा। जो और बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको किस तरह से हम मुख्य धारा में लेके आएँ, किस तरह से वो 100 का 100 नंबर लेके आएँ, क्योंकि ये एक सपना है। अगर मैं बात करूँ 100 के 100 एक आध सब्जेक्ट में आ जाएँ ठीक है, लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर 100 में से 100 आना ये बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं कहूँ तो एक बार अटल बिहारी वाजपेयी के समय एक बार राजस्थान के अंदर परमाणु बम फोड़ा गया था, और एक बार आज आपने 2024 के अंदर एक परमाणु बम जैसा कारनामा करके दिखाया है। स्टडी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है? समय है, अध्यापक है, या और कुछ? अध्यापक को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूंगी, क्योंकि टीचर्स के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे पढ़ना तो मेरा काम है, लेकिन क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, क्या 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 बुक्स पढ़ें, नोट्स को कितना टाइम दे, वो सब तो मेरे टीचर्स ने मुझे बताया। बाकी मैंने उनके एक एक गाइडलाइन को, जो भी उन्होंने मार्गदर्शन किया, उसको अच्छे से फॉलो किया और कोई भी कसर नहीं छोड़ी। आप ये कह रही हो कि आपके अध्यापकों ने जो निशान लगाए थे कि ये मार्ग है, इस पे ही चलना है आपको, तो आप उस मार्ग से नहीं भटकी और सीधे उसी मार्ग पे चली? हाँ बिल्कुल, मैंने एक एक जो भी बातें बताई गई उनको फॉलो किया। फिर मम्मी पापा का इनकरेजमेंट मिला, उनको मुझ पर हमेशा से कॉन्फिडेंस था कि एक ना एक दिन तो तू बहुत बड़ा नाम करेगी, तो वहीं से कॉन्फिडेंस आया मम्मी पापा को देख के। टीचर्स को भी विश्वास हो गया था, जैसे कि टेस्ट वगैरह होते हैं, उसके बाद अच्छा स्कोर करती गई, तो फिर ऐसा लगा कि मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं क्यों नहीं 100 में से 100 ला सकती। अब तक नहीं हुआ, क्या आगे नहीं हो सकता है, तो वहीं से कॉन्फिडेंस आ गया। आपकी जो फैमिली है वो बहुत ही मतलब गरीबी रेखा के आसपास है। ऐसे में स्कूल के जो लोग हैं उन्होंने किस तरह मदद की आपकी? उन्होंने पूरी तरीके से मदद की मुझे। 11th-12th के अंदर, जैसे 10th के अंदर 90% अबव जो हमारे स्कूल के अंदर बनी थी, तो उसके बाद मुझे हर फैकल्टी दी गई, फ्री में दी गई। सारे टीचर्स ने अच्छा मोटिवेट किया, उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया और मैंने ये करके दिखाया। फीस वगैरह माफ़ हुई है आपकी? यस सर, 11th-12th के अंदर मुझसे फ़ीस नहीं ली गई हमारे एक्सिस एकेडमी स्कूल के अंदर। तो मैं ऐसे स्कूल को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो गरीब बच्चों की और मेहनती बच्चों के लिए एक, अगर मैं कहूँ तो इस कलयुग के अंदर वरदान बने हुए हैं। जो नोट्स बनाते हैं 10वीं तक तो कोई नोट्स नहीं बनाता, 11वीं-12वीं में एक प्राइवेट संस्था है वो बनाती है फिर भी, लेकिन नोट्स कितने ज़रूरी है, किताब कितने ज़रूरी है, और गाइड कितनी ज़रूरी है? सर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नोट्स ही होते हैं, क्योंकि फिजिक्स मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथ में तो बुक के अंदर जो क्वेश्चन है मतलब करने ही होते हैं, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, इनके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो हमारे नोट्स भी होते हैं। क्योंकि टीचर्स कभी ये नहीं सोचते कि हम ख़राब पढ़ाएं या ऐसा कम पढ़ाएं बच्चों को, वो हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करते। तो हमारे स्कूल में फिजिक्स के और केमिस्ट्री के इतने अच्छे नोट्स बनवाए गए, मैथ के इतने अच्छे नोट्स बनवाए गए कि पूरा पेपर उसमें से, मतलब सब कुछ अगर अच्छे से पढ़ा और सारी चीज़ें की, और टेस्ट वगैरह होते प्री बोर्ड, तो उनके अंदर वो चाहते थे कि जैसे जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स आए हैं उसके हिसाब से, जो भी जैसे ब्लूप्रिंट वगैरह आता है उसके हिसाब से, मतलब अच्छे से अच्छा पेपर बनाए, उनको बार बार प्रैक्टिस किया। आजकल एक चीज़ और चल रही है, हम प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो पेपर से पहले एक पेपर लिया जाता है स्कूल के द्वारा, प्री एग्ज़ाम कहते हैं जिसको हम, वो स्कूल अपने स्तर पर लेता है, ना कि बोर्ड अपने स्तर पर लेता है। तो आपके स्कूल में ये फैकल्टी थी, ये चीज़ मौजूद थी? हाँ सर, कई स्कूलों में 1-2 प्री बोर्ड लिया जाता है, हमारे स्कूल के अंदर 4 से 5 प्री बोर्ड लिए जाते थे, जैसे कि कंटिन्यूस होते थे, जैसे कि एक आज है फिर अगले दिन है, तो मतलब हमारा टाइम शेड्यूल अच्छा हो जाता था कि एक दिन में मुझे पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। तो इस टाइप से प्री बोर्ड ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, और टाइम मैनेजमेंट वहीं से ही हो गया अच्छे से, कि इतने टाइम में तो मेरा इतना, मतलब 15 to 20 मिनट्स तो मेरे रह जाते हैं, तो उसके अंदर मैं और अच्छा कैसे कर सकती हूँ, कौन से क्वेश्चन है जिनको ज़्यादा टाइम देना है, स्टार्टिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, तो ये सब चीज़ें प्री बोर्ड से सबसे ज़्यादा पता लगती, वो तो देना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। एक अनुभव हो जाए तो उसके अंदर और भी अच्छा रहेगा। अब मैं जो अगला सवाल करूंगा वो ये पूछूंगा कि अगर
आप कोई एक परिवर्तन करना चाहें आपके स्कूल के टाइम टेबल में या स्कूल की संस्था में कि भाई ये कम से कम परिवर्तन हो जाए तो थोड़ा बच्चों को राहत मिल सके, चाहे स्कूल की अगर पढ़ाई की दृष्टि से हो चाहे वो खेल की दृष्टि से हो, तो एक काम कौन सा अगर आप चेंज कराना चाहोगी अगर स्कूल में कुछ कराना हो तो आप? सर मैं चाहती हूँ कि जैसे हिस्टोरिकल टूर वगैरह पे ले जाते हैं बच्चों को, तो वो ऑर्गेनाइज हो, जैसे कभी कभी होना चाहिए वो तो बच्चों के लिए, ताकि बच्चों का माइंड फ्रेश हो सके और मतलब बाहर की जो नॉलेज है वो भी मिल सके। तो हिस्टोरिकल टूर वगैरह टूर ऑर्गेनाइज कर। तो देखिए आपने प्राची सोनी से सुना कि स्कूल में टाइम टेबल कितना महत्वपूर्ण होता है। अब एक मैं टाइमिंग की ओर ज़्यादा पूछूंगा इनसे। सुबह के समय पढ़ना चाहिए ऐसे मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी कहते थे। हाँ। आपने सुबह भी पढ़ा है, शाम में भी पढ़ा है, और आपका जो परिवार है वो एक संयुक्त परिवार है, माता पिता भी रहते हैं, नाना नानी से भी आपकी बात होती है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि सुबह की पढ़ाई ज़्यादा बेहतर होगी या शाम की? मुझे भी सब लोग यही बोलते थे कि सुबह की पढ़ाई करो, सुबह की पढ़ाई करो, लेकिन मैं पर्सनल बताऊं तो मतलब सुबह मुझसे पहले उठा ही नहीं जाता था बिल्कुल भी। मतलब रात को जैसे लेट सोती थी तो सुबह फिर उठने का मन भी नहीं करता ज़्यादा। लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है 12th के एग्ज़ाम्स के लिए कि बिल्कुल ही हेड मतलब सिर पे चढ़ा लो उस एग्ज़ाम को। आपका जो भी टाइम मतलब आपके लिए सही रहता है वो कीजिए। जैसे मुझे तो रात का टाइम ज़्यादा सही लगता था, डेली बेसिस पे रात का पढ़ाई करती थी। अगर कोई स्पेशल जैसे टेस्ट है, हमारे जो मंथली टेस्ट होते थे, वीकली टेस्ट, उनके अंदर जैसे मेरा रात को जैसे 12 बज गए, अब मतलब स्लीप भी ज़रूरी होती है ना 6-7 घंटे की, तो फिर सोचती थी कि अब सुबह जैसे कि स्कूल के बस टाइम में जैसे बस में जा रही हूँ तो उसमें 15 से 20 मिनट लगते थे, उसके अंदर रिवाइज़ कर लूँ, स्कूल पहुँच के कर लूँ, और सुबह जैसे 5-6 बजे उठ गई तो सुबह रिवाइज़ करूँ। बाकी रोज डेली बेसिस पे रात को पढ़ती थी और सुबह टेस्ट वगैरह होते थे तब पढ़ती थी। मुझे रात का टाइम ज़्यादा सूट करता था। शाम का समय अगर मैं कहूँ तो 7 बजे से लेकर 11 बजे तक का आपका समय सूट करता था। अब जो आपकी बहन है दीक्षा, छोटी है, यश है, उनके ऊपर एक प्रेशर आ गया है कि बड़ी बहन मेरिट में आ गई है तो इनको भी मेरिट में आना चाहिए। ये प्रेशर झेल पाएंगे? सर क्योंकि आप बड़ी हो इसलिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, और एक आप स्टडी कर रही हो और आपकी एज में और इनकी एज में ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर मैं माता पिता अगर इस चीज़ को सोचते हैं तो एक अलग एज की बात होगी, पर एक बहन की तरह आप दोनों को ट्रीट करोगी, चाहे वो यश की बात करें चाहे हम दीक्षा की बात करें, तो क्या मतलब अपेक्षा तो हमें रहती है, पर क्या इस तरह से ट्रीट करना जायज़ होगा कि बड़ी बहन मेरिट में आई है तो औरों को भी आना चाहिए? उनको कहने की ज़रूरत नहीं है सर, उनको अंदर से पहले से ही मोटिवेशन होता है। जैसे मेरी 10th में आई थी, उसके बाद से ही दीक्षा ने, मेरी छोटी बहन ने पूरा मतलब इनकरेज हुई उससे, और उसने भी 10th में बहुत अच्छी पढ़ाई की, उसका भी अच्छा रिजल्ट आएगा। मतलब कि हम कोई प्रेशर नहीं देंगे, वो अपने आप से इनकरेज होती है, अपने आप से मोटिवेट होती है। मेरा भाई भी, इसने खुद से पढ़ना चालू कर दिया। मतलब जैसे मैं पढ़ती हूँ ना तो ये अपने आप आके बैठ जाते हैं। पुरानी कहावत है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। हाँ सर बिल्कुल सही है। अध्यापकों की अगर हम बात करें तो अध्यापकों को बदलने की बात आती है। हम देखते हैं केमिस्ट्री के अध्यापक हो चाहे फिजिक्स के अध्यापक हो, तो प्राइवेट स्कूलों में एक फिक्स होता है कि ये अध्यापक रहेगा। क्योंकि सरकारी में तो अगर कंप्लेंट हो जाए तो चेंज हो जाते हैं, पर प्राइवेट में लोग देखते हैं कि फिक्स यही अध्यापक होगा, इस सर की पहले से ही बंधी हुई है इनकम वगैरह जो भी है। आपको ऐसा लगा कि हमें कोई ना कोई दूसरे अध्यापक की जरूरत थी? नहीं सर बिल्कुल भी नहीं लगा। क्योंकि YouTube पे तो हम देखते हैं कि एक ना एक दूसरा कोई अध्यापक मिल जाएगा, चलो एक चीज़ समझ में नहीं आ रही तो दूसरे समझ लेंगे। YouTube का सहारा लिया आपने? YouTube का सहारा नहीं लिया सर मैंने बिल्कुल भी। थोड़ा बहुत लिया सर के कौन सब्जेक्ट में? सर मैंने लिया था केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा बहुत, क्योंकि कौन सा टॉपिक था जो समझ में नहीं आ रहा था उस समय? सर उस समय मुझे जैसे कि न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं ना थोड़े बहुत, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह के न्यूमेरिकल्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी। बाकी जो प्रॉब्लम आती थी ना, हमारे टीचर्स स्कूल में रहते थे, जैसे लास्ट का 1 मंथ होता है सेल्फ प्रिपरेशन के लिए, 15 डेज़ होते हैं, तो उसके अंदर ये सोचा जैसे कि 6 डेज़ हैं, इसके अंदर केमिस्ट्री को पूरा करना है, मतलब एक एक चीज़ करनी है पूरा बारीकी से, पेपर से पहले एक बार, तो उसके बाद नेक्स्ट 5 डेज़ में मैथ को कम्प्लीट करना है। इस तरीके से टारगेट लिया। फिर उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आई उसको सबको टिक आउट कर लिया। एक दिन स्कूल जाके सारी टीचर से सारी प्रॉब्लम्स कंसल्ट की पेपर से पहले, और सारे डाउट्स क्लियर कर लिए, और ये सबसे सेल्फ सफिशिएंट था। बाकी अगर जैसे कभी मैं स्कूल नहीं जा सकती, बाय द वे जैसे मम्मी का फ़ोन घर पे है, तो उसमें छोटी मोटी चीज़ जैसे कोई न्यूमेरिकल का आंसर नहीं आ रहा तो वो यूट्यूब पे सर्च कर लिया, बस ऐसे किया मैंने। जो ये 100 नंबर लाने की कहानी है वो कहीं ना कहीं आपके
गुरुओं की बनाई हुई पहले से ही पटकथा है जिसको आपने साकार किया है। यस सर, उनको पूरा अब विश्वास। मैं ये पूछना चाहूँगा कि मैं जब आपका ये घर देख रहा हूँ तो बिल्कुल एक छोटा सा घर है, मकान है, और परिवार में आर्थिक तंगी आप देखती हो क्योंकि आप बड़ी हो, और आपका जो भाई है वो बिल्कुल सबसे छोटा है, दीक्षा से भी छोटा है। तो आर्थिक तंगियों की भले ही माता पिता बात ना करे लेकिन दिखाई तो देगी, क्योंकि मैं भी बड़ा हूँ, मेरे परिवार में मुझे पता है कि ये बातें वो नहीं बताते हमसे, लेकिन तंगियों की चर्चा तो चलती है। ऐसे में उस समय आपका माइंडसेट कैसा होता होगा जब आपके घर में आर्थिक चिंताएं रहती थी? सर उसकी मेरे को कोई इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं थी, क्योंकि मम्मी पापा सब कुछ देख लेते थे। वैसे तो अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी है तो वो मम्मी पापा मुझे बोलते नहीं थे किसी भी चीज़ के लिए, बस ये बोलते थे कि तू पढ़ाई कर और बाकी हम सब कुछ देख लेंगे। तो मैंने इतनी टेंशन नहीं ली, सिर्फ अपना गोल देखा, क्योंकि अगर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए ना तो फिर नहीं हो सकता, इसलिए बस अपनी स्टडीज़ को ही फोकस किया। अब लगता है कि जैसे आर्थिक समस्याएं या कोई और छोटी मोटी समस्याएं थी एकदम से गायब होगी चुटकी बजाते? हाँ सर, अब तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम्स लग ही नहीं रही, प्रॉब्लम सब। कल से तो ऐसा लग रहा होगा बिल्कुल जैसे हम तो मानो करोड़पति बन गए हो। हाँ सर, मतलब सब फीलिंग तो आ रही होगी ऐसी? हाँ सर, बहुत सारे न्यूज़ इंटरव्यू वगैरह हो रहे हैं तो उससे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और सब प्राउड फील कर रहे हैं, सबके फ़ोन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। 12वीं हो चुकी है आपकी, अब निर्णय लेने का सही समय है कि अब किस जॉब के क्षेत्र में जाएंगे, या घर के काम में जाएंगे, या समाज सेवा के क्षेत्र में जाएंगे, तो कौन सा गोल रहेगा अब आगे का? मेरा गोल तो है यूपीएससी करना, लेकिन अभी मैं पहले आईआईटी जेई का करना चाहूँगी कोर्स, इससे मैं प्रोफेशनल डिग्री लूँगी और उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करूँगी। आईआईटी जेई आपको है? अच्छा, एक चीज़ और बताइए अब जो विद्यार्थी हैं आपके स्कूल में पढ़ते हैं उनके ऊपर भी एक प्रेशर हो गया, जैसे मैं आपके परिवार की बात कर रहा था, उन जो लोग नहीं मेरी तरह लोग हैं जो इतने 100 नंबर नहीं ला सकते, वो जानते हैं कि भाई मैं 100 नंबर नहीं ला सकता, मैं पास हो जाऊं तो बड़ी बात है, उनको क्या मोटिवेट करना चाहोगी कि वो क्या चीज़ पढ़ लें सही तरीके से? नोट्स पढ़ लें, गाइड पढ़ लें, या किताब पढ़ लें, या टीचरों द्वारा पढ़ाया गया है वही उतना ही याद कर लें कि वो अपने स्तर पे जितना वो अपना योगदान दे सकते हैं पढ़ाई के अंदर वो टॉप कर जाएं अपने स्तर पर? पहला तो आप एक दिन पढ़ के देखिए, आप कितना पढ़ सकते हैं, कितना घंटे पढ़ सकते हैं, कितना कर सकते हैं। एक दो आप टेस्ट दे के देखिए, टीचर से पूछिए, अपने टीचर से सबसे पहले सलाह लीजिए कि मैं कितना मैक्सिमम, मतलब मैं कितना दे सकता हूँ अपना बेस्ट। मैं तो ये सोचती हूँ कि हर कोई कर सकता है, मतलब अगर कर लिया तो सब, मतलब ठान लेना तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर मतलब आप 100 नहीं कर सकते तो उससे कम आप अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अपने जैसे टीचर्स हैं तो उनके नोट्स को तो सबसे ज़्यादा उनको तो मतलब ऐसा कर दो कि इसमें से अगर क्वेश्चन आ गया ना तो मैं एक भी ऐसा नहीं होगा जो मैं अटेम्प्ट ना कर पाऊँ या गलत कर दूँ, तो उसको तो एकदम घोट के पी जाओ अपने जो भी टीचर के नोट्स वगैरह हैं। इसके अलावा फिर आप अगर आपको अच्छे से आ गया नोट्स, मतलब एकदम क्लियर हो चुके हैं, उसके बाद आप जब जैसे भी टेस्ट वगैरह होते हैं उनको क्लियर करो, अपनी बुक्स वगैरह को देखो। इसके अलावा जैसे गाइड है, मतलब कोई बच्चा डायरेक्ट गाइड ना पढ़े, डायरेक्ट गाइड पढ़ोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, पहले नोट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नोट्स पढ़ोगे तो समझ में आएगा, कुछ पूरा समझ में नहीं आया पर आधा तो कुछ तो समझ में आएगा ही उसमें से, फिर उसके बाद गाइड पे जाओ, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्ट, वो डायरेक्ट तो समझ में आएंगे नहीं, तो पहले नोट्स पढ़ो उसके बाद गाइड वगैरह का। अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे एक क्लास होती है, एक क्लास का एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर 10 चैप्टर है, पढ़ने के 2 तरीके हैं, पास होने के 2 तरीके हैं। एक तो 1 से लेके 5 तक मैं कम सिलेबस पढूं और अच्छा पढ़ लूँ, और एक दूसरा तरीका होता है 1 से लेके मैं 10 चैप्टर कंप्लीट पढूं और उनको भी ठीक ठाक तरीके से पढूं। तो आपको क्या लगता था, पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए या 1 से 5? पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए, मतलब हर एक चैप्टर के बारे में नॉलेज तो होनी चाहिए। जैसे ब्लूप्रिंट वगैरह आता है, कई बार उसमें उसके हिसाब से क्वेश्चन नहीं आते, कई बार देखा जाता है, तो आप उसके हिसाब से तैयारी कर लेते हैं ज़्यादातर बच्चे, तो कई बार उसका भी ध्यान रखो। मैं ये नहीं बोल रही कि ब्लूप्रिंट बिल्कुल ही रॉन्ग होता है, कई बार 1-2 क्वेश्चन जैसे एक्स्ट्रा वगैरह आ जाते हैं, या फिर किसी चैप्टर का वेटेज जितना बताया उससे ज़्यादा आ गया, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ता है। जैसे कि कोई भी चैप्टर है तो उसको वीकली तो नहीं लेना, जैसे 2 नंबर का चैप्टर है, अब आप सोच रहे हो ये तो मेरे से हो ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, तो उसको आप छोड़ सकते हो। लेकिन चैप्टर ये तो 12th का है, पूरा आपको 1 साल मिलेगा पढ़ने के लिए, तो उसमें 10 चैप्टर आराम से हो सकते हैं। अगर आप एक चैप्टर को 5 दिन भी देते हो ना तो भी आराम से हो जाएंगे। एक हिंदी इंग्लिश दोनों होती है अनिवार्य विषय के अंदर, और अगर मैं बात करूँ तो हिंदी के अंदर 100 नंबर लाने एक बहुत बड़ी बात है। हिंदी के जो, अगर मैं कहूँ तो हिंदी विशेष वाले भी जो विद्यार्थी होंगे
और 2 से 3 बार जो कर चुके होंगे उसके बावजूद भी वो हिंदी में 100 नंबर नहीं ला पाते। तो हिंदी में जो करामात की वो क्या है आपकी? सर हिंदी में तो मतलब डिफ़िकल्ट तो सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं कहूँगी सर हिंदी को, क्योंकि हिंदी में आप स्कोर अच्छा कर सकते हो, बस आप है ना उसको हल्के में मत लो बिल्कुल भी। जैसे शुरू से ही, जैसे मेरे 10th में जब आया ना, 10th ने मुझे बहुत ज़्यादा गाइडेंस दिया, क्योंकि उस समय मेरी जो कमियां रह गई थी ना वो पूरी करनी थी। तो उस समय हिंदी में कम मार्क्स आए थे, तो उस समय मैंने सोच लिया था कि इसको अब हल्के में तो नहीं लेना। जैसे सब सब्जेक्ट को देते हो टाइम तो उसको भी दो, कम दो। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री है उसमें ज़्यादा पढ़ना होता है, ज़्यादा टाइम देना होता है, तो उसको भी रखो। अब 1-2 दिन में आप पढ़ पा रहे हो हिंदी को तो उसको पढ़ो, लेकिन बिल्कुल छोड़ मत दो हिंदी को। अब हिंदी की ग्रामर है बिल्कुल सिंपल होती है, आसानी से पढ़ सकते हो। पेपर में भी हिंदी में ग्रामर के इजी क्वेश्चंस आए थे, अच्छे से अटेम्प्ट किए। एक अपनी राइटिंग के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हैंड राइटिंग की बात होती है हिंदी के अंदर, तो एक आप जो भी मिस्टेक्स वगैरह करते हो, जैसे वर्ड्स गलत लिखते हैं, तो उनके बारे में तो नॉलेज होनी चाहिए। वो तो आपको स्टार्टिंग में प्राइमरी क्लासेस से ही पता चलता है। बाकी आप रोज़ थोड़ा बहुत लिख के राइटिंग वगैरह पर 12th में आप आ गए तो उस समय राइटिंग इम्प्रूव करने का तो इतना टाइम होता नहीं है, तो आप अपनी जो भी लेसन्स वगैरह है उनको अच्छे से करो, ग्रामर करो। राइटिंग एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन हर जगह नहीं हो सकता राइटिंग फैक्टर, तो इसके लिए मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप अंग्रेजी माध्यम में पढ़ी हो, और ग्रामीण अंचल के जो बच्चे होते हैं उनमें एक सबसे बड़ी कमी पाई जाती है कि वो इंग्लिश माध्यम से पढ़ लेते हैं, लेकिन उनकी हिंदी भी ख़राब हो जाती है और इंग्लिश भी। ना वो, अगर मैं कहूँ तो, हिंदू रहते हैं ना वो अंग्रेज़ रहते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, दोनों लैंग्वेज में आपकी सबसे ज़्यादा पकड़ कौन सी में, हिंदी में या इंग्लिश में? सर बोलने और लिखने दोनों में? सर मेरी इंग्लिश में अच्छी पकड़ है, बोलने में भी, क्योंकि हिंदी में भी है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा, जैसे स्कूल का एटमॉस्फेयर, तो स्कूल के अंदर हमारे जैसे 6th क्लास में थी तब से ही जैसे इंग्लिश स्पोकन क्लासेस वगैरह लगाई जाती इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के अंदर, तो 4-5 साल तक इंग्लिश स्पोकन क्लासेस लगातार रही हमारे स्कूल के अंदर। तो उससे बहुत ही अच्छा हो गया मेरी स्पीकिंग। और इसके अलावा हिंदी के अंदर ये हैंड राइटिंग वगैरह फैकल्टी भी थी हमारे स्कूल में। जैसे इंग्लिश के अंदर जो हैंड राइटिंग होती है, रॉकेट क्लासेस वगैरह लगाई गई थी हमारे स्कूल में। तो हर तरीके से हमारे स्कूल ने सपोर्ट किया, राइटिंग हो चाहे स्टडी हो चाहे मतलब कुछ भी हो, हर चीज़ में वो मोटिवेट करते थे, पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करते थे। जैसे कि हमारे स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन वगैरह हुआ तो मैं स्पीच वगैरह देती थी कई बार उसके अंदर, तो इंग्लिश वगैरह में स्पीच देती थी, तो हमेशा इंकरेज करते थे। सरकार सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं को साइकिल देती है और भी बहुत सारी सुविधाएं देती है। अगर कोई गरीब बच्चा हो तो यूनिफॉर्म तक देती है। कभी मन करता है कि सरकार प्राइवेट वाले बच्चों को भी कुछ दे? हाँ सर, वैसे करनी तो चाहिए, पर ऐसा होता है कि सोचते हैं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो मतलब अच्छा स्टैंडर्ड ही होगा बच्चों का, तो उस हिसाब से सरकार की होती है थोड़ी मेंटेलिटी वगैरह। ऐसा सरकार को तो करना ही चाहिए, सबको इक्वल देना चाहिए, क्योंकि आजकल कई ऐसे भी होते हैं जो बहुत अमीर वगैरह होते हैं, वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को डाल देते हैं कई बार। तो ऐसा अनइक्वल नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। स्थान के जो शिक्षा मंत्री हैं उनका अभी तक फ़ोन आया आपके पास? शिक्षा मंत्री जी के, मदन दिलावर। हाँ, पापा के पास उनका पीए वगैरह का फ़ोन आया था, तो वो बात करेंगे ऐसा बोला था आज। अगर आपसे बात होगी मदन दिलावर जी से, तो आप प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले जो गरीब छात्र छात्राएं हैं उनके लिए क्या मांग करेंगी? एक सर मैं यही मांग करूंगी कि जैसे गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं उन्हें इतनी सारी जो भी चीज़ें दी जाती हैं वो प्राइवेट स्कूल के वाले बच्चे के लिए भी करे, जो अच्छे मार्क्स से पास हो रहे हैं, जो मतलब जो अपने स्टेट का नाम रोशन कर रहे हैं, जो भी ज़िले का नाम रोशन भाई, हर गरीब बच्चा 100 में से 100 नहीं ला सकता ना, 100 में से 50 भी ला सकता है। और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला 100 भी लाता है और 50 भी लाता है, उस सभी को समान है। लेकिन प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले, स्कूल ही तो प्राइवेट है ना, तो ऐसी सुविधाओं की मांग रहेगी आपकी? सर रहेगी। कहोगी आप मदन दिलावर से? सर कहूँगी मैं। तो ये थी मेरे साथ प्राची सोनी। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली जो वीडियो होगी इनके माता पिता की होगी, और हम इनके माता पिता से बातचीत करेंगे और पूरा इंटरव्यू दिखाएंगे कि किन परिस्थितियों में इन्होंने अपनी बच्ची को पढ़ाया है। अभी इनकी एक छोटी बहन दीक्षा है और एक छोटा भाई यश भी है। वो बार बार कह रहा है मेरा नाम ना ले, तो उनको बता दें कि प्राची ने इतना बड़ा काम किया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और NKRJ भारत न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। जय भारत, जय हिंद।